नासिक के पास एक बेहद शांत प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ गांव बसा था, जिसका नाम था करुणापुर, जहां हर कोना जैसे कोई पुरानी कहानी सुनाता हो। यह गांव अपनी सादगी, संस्कृति और गौसेवा की परंपरा के लिए दूर दूर तक मशहूर था। अर्जुन अपनी पत्नी रेखा के साथ एक गौशाला चलाता था। इस सूखे पड़े इलाके में वो दोनों गायों की सेवा में लगे रहते। गांव के लोग भी उनके काम की सराहना करते। रेखा हर रोज अपने हाथों से गायों का चारा तैयार करती थी। एक दिन जिला अधिकारी रविंद्र अपनी पत्नी काव्या के साथ वहां आए। तुम्हारी गौशाला के बारे में बहुत सुना है। तुम्हारी गौशाला के चर्चे तो अब दिल्ली तक पहुंच गए हैं। आज देख ही लेते हैं ये कमाल अपनी आंखों से। जी हाँ साहब, ये सब रेखा के सुनहरे हाथों का कमाल है। वो दिन रात एक कर देती हैं गायों की सेवा में। हर सुबह सूरज से पहले उठकर चारा काटती है, खुद अपने हाथों से बनाती है हर ग्रास। गायें उन्हें देखकर जैसे मुस्कुराने लगती हैं, जैसे उन्हें भी पता हो कि कोई अपना है। गांव वालों के लिए तो रेखा सिर्फ इंसान नहीं, सेवा की मिसाल बन चुकी है। तो फिर देर किस बात की? चलो एक बार मुझे भी तुम्हारी गौशाला दिखाओ। काफी नाम सुना है इसका। और हाँ, कुछ ठंडा वंडा भी पिला देना रास्ते में। ये लीजिए साहब, आपके लिए ठंडे पानी का पूरा मटका ही ले आई हूँ। जितना चाहे पीजिए। ये तो रेखा ने कमाल कर दिया, पूरा मटका ही ले आई और ऊपर से गर्मी भी कितनी है। रेखा, एक काम और कर लेना, लौटते वक्त एक दो गिलास भी ले आना। ये लीजिए, आपने गिलास मंगवाए थे ना। लीजिए, मैं गिलास में पानी डालकर देती हूँ। चलो आइए, हम आपको एक बार गौशाला का चक्कर लगवा कर लाते हैं। इस महीने तो चारे की किस्त भी अटक गई है साहब, और ऊपर से बेटा शहर में पढ़ता है, उसकी भारी भरकम फीस भी जमा करनी है। दिल और जेब दोनों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। घर चलाना भी मुश्किल हो गया है साहब। अब तो उम्मीद बस ऊपर वाले और आपसे ही है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो अर्जुन। मैं तुम्हारी फाइल ऐसी जगह भेजूंगा जहां से मंजूरी सीधी बिजली की तरह गिरेगी। तुम्हारी मदद अब मेरी जिम्मेदारी है। और हां, तुम्हारी सेवा का मैं खुद गवाह बनूंगा ऊपर तक। देखो अर्जुन, ये छोटी मोटी गौशाला नहीं है। इसे ट्रस्ट बना दो ताकि तुम्हारी सेवा को सरकारी मुहर मिल जाए। फिर ना कोई रुकावट होगी, ना कोई सवाल। तुम्हारा नाम पूरे जिले में गूंजेगा। नहीं साहब, हम तो बस दिल से सेवा कर रहे हैं, किसी संस्था की जंजीर में नहीं बंधना चाहते। जहां नीयत साफ हो, वहां नाम या पद की जरूरत नहीं होती। गांव में एक और भव्य गौशाला थी, प्रभाकर की। बाहर से देखकर कोई भी कहे कि राजा की गौशाला है। ऊंची दीवारें, चमचमाती छतें, ऊंचे फाटक, रंगीन दीवारें और चमचमाते बोर्ड। लेकिन सब कुछ सिर्फ दिखावे के लिए था। सेवा कम, शान ज्यादा। लेकिन लोगों का दिल तो अर्जुन की सादगी और सच्ची सेवा ने ही जीता था। अब समझ आया असली सेवा क्या होती है। वहां जो देखा वो सिर्फ काम नहीं था, वो दिल से की गई सेवा थी। सच्चाई की खुशबू वहां के हर कोने में बसी थी। और इधर देखो काव्या, यहां तो हर कोने में सिर्फ झूठ और भ्रष्टाचार की दीवारें खड़ी हैं। सेवा का तो नामो निशान नहीं। यहां जो हो रहा है वो दिखावा है, सौदेबाजी है, और आत्मा की जगह बैठा है स्वार्थ। मालिक, सुना आपने? वो अधिकारी, वही बड़ा अफसर, खुलेआम उनकी तारीफ करके चला गया। और हमारी गौशाला, उसका तो नाम तक नहीं लिया, जैसे हमारा वजूद ही नहीं। ये अपमान नहीं तो और क्या है। कितनी बार कहां है ललित? जरा सोचने का नजरिया तो बदलो। हर बार रोना धोना नहीं चलता। जिंदगी में कुछ अच्छा देखने की भी आदत डालो, वरना यही नकारात्मक सोच सब डुबो देगी एक दिन। पर मालिक, सब कुछ तो अर्जुन ने बिगाड़ दिया है। उसकी उस नकली सेवा की चमक में लोग हमारी असली मेहनत तक भूल गए। अब तो दान भी टपकना बंद हो गया है, जैसे हमारी गौशाला की कोई कद्र ही नहीं बची। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो ललित। ये सब उसी औरत का कमाल है, अर्जुन की पत्नी। दिन रात जुटी रहती है जैसे गौशाला नहीं, तीर्थ चला रही हो। उसकी वो दिखावटी मेहनत लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है, और हमारा सारा नाम मिट्टी में मिल गया। तो आप भी भाभी जी से कहिए, कभी गौशाला के काम में हाथ बटाए
जैसे अर्जुन की बीवी रेखा भाभी करती हैं। वहां तो सुबह से शाम तक लगी रहती हैं और इधर भाभी जी बस हुक्म चलाना जानती हैं। सेवा सिर्फ बातों से नहीं होती मालिक। क्या बकवास कर रहे हो? अरे उसे तो ढंग से रोटियां जलाना भी नहीं आता। रसोई का नाम सुनते ही नाक सिकोड्डा लेती है। और आप उसे सेवा की मिसाल बना रहे हैं? हद है। अरे चूल्हे के सामने 2 मिनट खड्डी कर दो तो धुआं देखकर बेहोश हो जाए। मेरे दिमाग में एक ऐसा प्लान है जो अर्जुन की पूरी दुनिया हिला देगा। अगला जिला अधिकारी मेरा ही भतीजा है, समझे? अपनी ही चालों में फंसाकर रख दूंगा उस सेवा के सौदागर को। उसकी सारी फाइलें, सारे कागज बैंक में पड़े हैं और अब वो हमारी मुट्ठी में। बस इशारा चाहिए, फिर देखना खेल कैसे पलटता है। तभी एक फटे हाल आदमी, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर थकान और आंखों में अनकही पीड़ा लिए, मैले कुचैले कपड़ों में चुपचाप आकर वहीं बैठ गया, जैसे जमाने भर की ठोकरें खाकर अब थक चुका हो और अब बस एक कोना चाहता हो सांस लेने के लिए। भूख से जान हलक में अटकी है, कुछ खिला दो। एक लस्सी और 2 पराठे मिल जाएं तो शायद ये कांपते हाथ फिर से उठ सकें। तेरे जैसे की औकात में क्या है? यहां तो हवा भी दाम लेकर मिलती है, मुफ्त में। हंसी आती है सुनकर। तेरे जैसे को तो छाया भी सोच समझकर दी जाती है, और तू लस्सी और पराठों की बात कर रहा है? हद है तेरी हिम्मत की। किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हें कोई तहजीब नहीं सिखाई क्या? लगता है ना घर में संस्कार मिले, ना जुबान की तमीज। सिखाई है तहजीब, और अच्छी तरह सिखाई है, लेकिन वो उन लोगों के लिए होती है जो इंसानियत की शक्ल में हो, तुम्हारे जैसे गंदगी में लिपटे हुए घमंडी ग्राहकों के लिए नहीं। तो अब तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो सिर्फ इन फटे कपड़ों की वजह से? याद रखना, इंसान की पहचान उसके पहनावे से नहीं, उसके किरदार से होती है। कभी कभी जो दिखता है वही सच नहीं होता, और जो सच होता है वो अक्सर सबसे छुपा होता है। मत भूलो, चमकते चेहरे अक्सर सबसे ज्यादा अंधेरे से आते हैं। क्या हो रहा है ललित? ये कौन है? ये सब क्यों इकट्ठा हो गए हैं? मालिक, देखिए जरा इसको। गंदगी में सना पड़ा है, पास खड़ा होना मुश्किल है, और ऊपर से हमें ही तहजीब का पाठ पढ़ा रहा है। तो क्या गलत कह रहा हूं? तुम्हारा नौकर बात करने के बजाय मुझे घूर रहा है। ये गौशाला तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं। वो आदमी चुपचाप उठा, किसी से कुछ कहे बिना, और सीधा अर्जुन की गौशाला की ओर बढ़ गया। जैसे उसे मालूम हो वहां उसे सिर्फ खाना नहीं, इज्जत भी मिलेगी। हर कदम जैसे एक जवाब था इस बेइज्जती, इस घमंड और इस दिखावे को। आपका स्वागत है। बताइए, हमारे हाथों से कौन सी सेवा करवाना चाहेंगे? यहाँ सेवा सिर्फ शब्द नहीं, हमारा धर्म है। कहिए बाबा जी, हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं? जो भी हमारे बस में हो, तन मन धन से हाजिर हैं। बहुत भूख लगी है। अगर हो सके तो बस एक लस्सी और पराठा दे दीजिए। यही बहुत होगा मेरे लिए। यही मेरा भोज है, यही मेरा सम्मान। आपने मांगा ही क्या है बाबा? एक लस्सी और पराठा? अरे, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आइए, पंगत लगाते हैं। जो रसोई में बना है सब आपके लिए है। यहाँ कोई भूखा नहीं जाता। ये गौशाला है, यहाँ पेट से ज्यादा दिल भरे जाते हैं। ये लीजिए बाबा, आपके पराठे और लस्सी। बहुत सुना था तुम्हारी गौशाला के बारे में। लोग तारीफों के पुल बांधते थे। अब समझ आया क्यों यहाँ सिर्फ गायों की नहीं, इंसानियत की भी सेवा होती है, और वो भी सीधी दिल से। माफ करना, पर्स तो घर पर ही भुलाया, लेकिन यकीन मानो, जो इज्जत आज यहाँ मिली है वो किसी भी कीमत से ज्यादा की है। अरे बाबा, इसकी तो क्या ही कीमत लें हम। ये तो हमारी सेवा है, सौभाग्य है। बस आप खुश रहें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। हमारे लिए वही सबसे बड़ी दौलत है। हाँ, मेरे पास कुछ नहीं सिवाय एक चीज के, जो तुम्हें देना चाहता हूँ। ये पत्थर। ये क्या है बाबा? ये कोई साधारण पत्थर नहीं है बेटा। ये एक अमूल्य यंत्र है, शक्तियों से भरा हुआ, जिसकी कीमत वक्त ही बताएगा। इसे संभाल कर रखना। एक दिन जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी, यही तुम्हारा सहारा बनेगा। अगर किस्मत ने दोबारा मिलाया तो उस दिन अपना सच भी बताऊंगा। तब तक इसे अपने विश्वास की तरह साथ रखना।
इतना कहकर वो फटे हाल आदमी बस एक हल्की सी मुस्कान देकर पलटा और बिना एक शब्द कहे धीरे धीरे वहां से चला गया, जैसे उसकी भूमिका पूरी हो चुकी हो, जैसे कोई रहस्यमय साया अपनी कहानी छोड़कर फिर कहीं ओझल हो गया हो। रेखा, कुछ तो था उस आदमी की आंखों में, एक अजीब सी शांति, एक अपनापन, जैसे उसने जिंदगी की सारी सच्चाइयां वो देख रखी हो। उसके कपड़े भले ही फटे हुए थे, लेकिन उसका चेहरा, वो चेहरे पर एक ऐसी गरिमा थी जो शायद ही किसी अमीर में देखी हो, जैसे वक्त ने उसे तोड़ा नहीं, तराशा हो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो अर्जुन। देखने के लिए आंखें काफी नहीं होती, पढ़ने वाली नजर होनी चाहिए। उसके चेहरे की हर झुर्री, हर रेखा जैसे बरसों पुरानी कहानियां बुन रही थी, दर्द, अनुभव और एक अजीब सी शांति से लिपटी हुई। यह कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक एक नया नाम सामने आया। प्रतीक नए जिला अधिकारी के रूप में उसने कार्यभार संभालते ही पूरे इलाके का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये वही अधिकारी था, प्रतीक, प्रभाकर का भतीजा, वही जिसकी चर्चा कुछ दिन पहले ललित से हो रही थी। सब कुछ एक सुनियोजित चाल की तरह लग रहा था। अब मोहरे जगह ले रहे थे। अब देखना, भतीजा कमाल करेगा। अर्जुन ने जो जो सपने बुन रखे हैं ना, एक एक कर चकनाचूर हो जाएंगे। सीधी लड़ाई में जो नहीं हो पाया, अब कुर्सी की ताकत से होगा। हमारी चाल अब ऊंची चलेगी और अर्जुन बस देखता रह जाएगा। अगले ही दिन प्रभाकर अपने भतीजे प्रतीक से मिलने गया। नए जिला अधिकारी से नहीं, बल्कि अपने सबसे भरोसेमंद मोहरे से मिलने। अब खेल की अगली चाल चलने वाली थी। मैं तुम्हारा रिश्तेदार जरूर हूं, लेकिन आजकल रिश्ते भी तभी निभते हैं जब जेब में कुछ देने लायक हो, वरना खून का रिश्ता भी फाइलों में दबकर रह जाता है। रिश्ता है हमारा, ये मैं नहीं भूला, लेकिन कुर्सी पर बैठने के बाद खून नहीं, फायदा बोलता है। और फायदा तभी होता है जब कुछ हाथ में आए, समझे? समझ गया मामा, मैं समझ रहा हूं, इशारों में मत कहिए। अब बस देखिए अर्जुन की किस्मत कैसे पलटती है। अब खेल खुलकर खेलते हैं। अगले ही दिन प्रतीक सरकारी रुतबे और पूरे कागजात का पुलिंदा लेकर अर्जुन के दरवाजे पर आ पहुंचा। चेहरे पर वही सख्त मुस्कान और इरादों में एक ठंडी चेतावनी। अब अर्जुन की अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली थी। तुम्हें बैंक का पूरा पैसा एक दिन में लौटाना होगा। वक्त खत्म हो चुका है अर्जुन। आंखों में कठोरता लिए आगे बढ़ते हुए, वो जो कुछ भी पुराने अफसर ने कहा था वो बीते वक्त की बातें थीं। अब यहां मैं हूं। कल तक 25 लाख जमा नहीं हुए तो गौशाला हमेशा के लिए सील कर दी जाएगी। बेचारा अर्जुन लाख कोशिशों के बाद भी इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। उसकी गौशाला, जहां उसने सेवा को पूजा समझकर जीवन लगाया था, और उसका घर, जो उसकी उम्मीदों की आखिरी छांव था, दोनों जब्त कर लिए गए। एक ही झटके में उसकी दुनिया उजड़ गई। अर्जुन और रेखा पिछले 2 दिन से एक दाना तक नसीब नहीं हुआ। पेट से ज्यादा उनके दिल भूखे थे इज्जत, सुकून और इंसानियत के। सूखी निगाहें, कांपते होंठ और थकी हुई रूहें, जैसे जिंदगी बस हिम्मत के दम पर टिक रही हो। अर्जुन थके मन और खाली पेट वो पत्थर नुमा यंत्र हाथ में लेकर सोचता है, क्यों ना इसे बेच दूं, शायद इससे कुछ पैसे मिल जाए। रेखा के लिए, एक वक्त के खाने के लिए। जैसे ही उसके हाथ से वो यंत्र फिसलता है, वो जमीन पर गिरता है और तभी एक तेज चमकदार रोशनी चारों ओर फैल जाती है। आंखें झुंधियाने लगती हैं, हवा ठहर जाती है और उस उजाले के बीच धीरे धीरे एक विशाल दिव्य गौशाला आकार लेने लगती है, इतनी भव्य जैसी अर्जुन ने सपने में भी नहीं देखी थी। रेखा, अब समझ में आया, वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, वो एक यंत्र है, कोई दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ यंत्र। ये गौशाला नहीं, ये तो जैसे स्वर्ग से उतरी हुई कोई तपोभूमि है, जहां हर कोना शांति से बोल रहा है, हर दीवार सेवा की कहानी सुना रही है। मालिक, आपका हार्दिक स्वागत है। बताइए, इस गौशाला को कहाँ भेजना है? अब ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, आपकी सेवा का रथ बन चुका है। जहाँ जरूरत होगी वहाँ पहुँचेगी। क्या मतलब? ये सब अचानक कैसे हो गया? तुम कहना क्या चाहते हो?
साफ साफ बताओ। रुको, ये तो समझ से परे है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? ये कोई साधारण गौशाला नहीं है। ये मोबाइल गौशाला है, जिसे आप जहां चाहें, जब चाहें, उसी जगह भेज सकते हैं। सेवा अब सीमित नहीं रही। ये अब चलती फिरती बरकत बन चुकी है। ये तो विज्ञान का कमाल नहीं, एक अजूबा है रेखा। अब समझ में आ रहा है, वो फटेहाल आदमी कोई मामूली इंसान नहीं था। शायद कोई महान वैज्ञानिक था जो हमें ये वरदान देकर चला गया। अब हम वहीं नहीं बैठेंगे। अब सेवा हमारे दरवाजे से नहीं, घर घर पहुंचेगी। ये मोबाइल गौशाला हमारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। कुछ ही महीनों में अर्जुन की मोबाइल गौशाला पूरे इलाके में मशहूर हो गई। जहां भी जरूरत होती, लोग खुद बुलाते और सेवा वहीं पहुंच जाती। अब गौशाला सिर्फ एक जगह नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी, चलता फिरता सच्ची सेवा का प्रतीक। और उधर ललित और प्रभाकर अंदर ही अंदर जल रहे थे। अर्जुन और रेखा की ये उड़ान उनकी आंखों में खटक रही थी। हर दिन उनकी कामयाबी एक ताना बनकर चुभती और हर तालियां ललित प्रभाकर के घमंड पर हथौड़ा बनकर गिरती। वो न तो बर्दाश्त कर पा रहे थे और न ही कुछ कर पाने की हिम्मत जुटा पा रहे थे। समझ नहीं आ रहा ललित, अब तो जैसे सब कुछ खत्म होता जा रहा है। कोई भी हमारे यहां झांकने तक नहीं आता। जिसे देखो अर्जुन की उस चलती फिरती गौशाला की ही तारीफ करता है। वहीं इलाज, वहीं सेवा, वहीं सम्मान। जैसे अब गांव में हमारी जरूरत ही नहीं बची। मैं इस मशीन को उड़वा दूंगा। ललित, बहुत देख लिया उसका तमाशा, अब बस। इस बार उसे अपने घर बुलवाना, वहीं खेल खत्म होगा। ना रहेगी उसकी गौशाला, ना बचेगा उसका घमंड। प्रभाकर और ललित साजिश रचते हैं। जैसे ही गौशाला घर के पास आएगी, बम लगाकर उड़ा देंगे। अभी उन्होंने नक्शा फैलाया ही था कि दरवाजे पर कदमों की आहट होती है। साफ कपड़ों में वही फटेहाल आदमी चुपचाप सामने खड़ा था, आंखों में तेज और होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान। मैं प्रोफेसर सदाशिव हूँ, वही फटेहाल आदमी नहीं बल्कि इस यंत्र का रचयिता। मैं आया था ये देखने कि सच्ची सेवा आज भी जिंदा है या नहीं। मैंने तुम दोनों की हर बात सुनी है और अब फैसला भी सुना रहा हूं। ये गौशाला हमेशा अर्जुन की रहेगी, क्योंकि सच्ची सेवा का कोई विकल्प नहीं होता और न ही कोई तुलना। प्रोफेसर सदाशिव की बातों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन और रेखा की सेवा की जड़ें कितनी गहरी थीं, ये किसी को नहीं पता था। और अब कहानी पीछे जाती है, उस समय में जब इस मिट्टी के असली सेवक, स्वतंत्रता सेनानी सालों तक जेलों में बंद थे, अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे थे एक ऐसे कल के लिए जो आज अर्जुन जैसे लोगों में जिंदा है। रामनाथ और शेखर, दो नाम जो न्याय की भूल भुलैया में खो गए थे। झूठे मुकदमे, झूठे गवाह और सजा पूरे 14 साल की कैद। आज 14 साल बाद जेल के भारी दरवाजे पहली बार उनके लिए खुलने वाले थे। एक ने कहा, बाहर क्या करेंगे? दूसरे की आंखों में नमी थी, सबसे पहले अपने परिवार से मिलूंगा। 14 साल बाद रामनाथ अपने गांव लौटता है, लेकिन ये वो गांव नहीं था जिसे वो छोड़कर गया था। कच्चे मकान ढह चुके थे, गलियां सुनसान थी और हवा में एक वीरान खामोशी पसरी थी। सब कुछ उजड़ा हुआ सा लगता था। वो उम्मीद से आवाज लगाता है, कोई है? वो सिर्फ किसी इंसान को नहीं, अपने बीते हुए वजूद को ढूंढ रहा था। वो आवाज हवा में गूंजती रही, जैसे वीरान दीवारों से टकराकर लौट आई हो। जवाब देने के लिए कोई नहीं था। तभी एक बूढ़ी सी परछाई सामने आती है। गणपत काका, गांव के वही बुजुर्ग जिनके चेहरे की झुर्रियां अब और भी गहरी हो चुकी थी, पर आंखों में पहचान अब भी बची थी। कौन हो बेटा? आंखें अब सब कुछ साफ नहीं देखती, पर आवाज जानी पहचानी सी लगती है। काका, मैं रामनाथ हूँ। आज ही छूटा हूँ। 14 साल बाद वापस लौटा हूँ। अरे ओह, अच्छा रामनाथ हो तुम। शुक्र है भगवान का, तुम घर वापस आ गए बेटा। तुम्हारे बाद सब बिखर गया था। तुम्हारी पत्नी दूसरों के घरों में काम करती रही, बड़ी मुश्किल से पेट पाला। और तुम्हारी बेटी, वो तो ठीक से पढ़ भी नहीं पाई बेटा। अब दोनों जंगल के किनारे एक कच्चे घर में रहती हैं।
वहीं मिलेंगी तुम्हें। सुनीता, मैं आ गया। 14 साल की दूरी आज खत्म हुई। तेरा रामनाथ वापस आ गया। अब किस लिए आए हो? जब सब बर्बाद हो चुका है, जब मैंने अकेले सब सह लिया। लौटना तब, जब कुछ काबिल बनकर आना। सिर्फ नाम की मोहब्बत से पेट नहीं भरता रामनाथ। चलो, अब काम ढूंढता हूँ। कुछ तो मिलेगा। खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन अब खाली बैठने का वक्त नहीं है। चलो, अब उस जेल के पास चलते हैं। कुछ तो मिलेगा। सब छीना गया था। खाली हाथ लौटा हूं, वहीं से कुछ, लेकिन अब खाली बैठने का वक्त नहीं है। उसी जेलर साहब से पूछता हूं, शायद कोई काम हो मेरे लायक। हाथ जोड़े खड़ा हो जाऊंगा। अब सिर्फ रोटी नहीं, इज्जत कमानी है। मुझे काम चाहिए साहब, किसी भी तरह का। नहीं तो हालात ऐसे हैं कि या तो मैं फिर से उसी अंधेरे में लौट जाऊंगा, या वो बन जाऊंगा जिससे जेल का दरवाजा दोबारा खुल जाए। तंग आ गया हूं मैं तुम जैसे कैदियों से, जो बाहर जाकर सुधरने की बात करते हैं, फिर दोबारा यहीं लौट आते हैं। जाओ, जाकर अपने जैसे और ढूंढो। ये दरवाजा अब तुम्हारे लिए बंद है। जा, अपने जैसे और भटकते हुए ढूंढ ले, और सब मिलकर कोई नया धंधा शुरू कर लेना। मेरा दिमाग मत खा, मैं सुधार गृह नहीं चला रहा। अब रामनाथ चुप नहीं बैठा। वो गांव-गांव जाकर ऐसे ही टूटे हुए बेरोजगार लोगों को इकट्ठा करने लगा, जिनके पास ना काम था ना उम्मीद, पर दिल में था कुछ कर दिखाने का जज्बा। क्या हम सब मिलकर कुछ कर सकते हैं? कुछ ऐसा जिससे हमें भी इज्जत से जीने का हक मिले। हम खाना बनाना जानते हैं, रोटियां, सब्जियां, खड़ी, सब कुछ। हमें किसी से भीख नहीं मांगनी, बस एक छोटी सी जगह चाहिए। काम हम खुद करेंगे। मेरे गांव का एक खाली मकान है, वही इस काम के लिए सही रहेगा। तो तय रहा, कल से शुरू करते हैं। और इसी तरह जेल ढांचा होटल की शुरुआत हुई, एक ऐसे ठिकाने की जो सिर्फ खाना नहीं, इज्जत परोसता था। गांव-गांव में इसका प्रचार होने लगा। लोग कहने लगे, जो कभी कैदी थे अब काबिल रसोइये बन गए हैं। आइंग, जेल ढांचा होटल अब सिर्फ एक होटल नहीं रहा, वो पूरे जिले की पहचान बन चुका था। गांव-गांव से लोग न सिर्फ खाने, बल्कि उस जज्बे को सलाम करने आते जिसने कैदियों को कर्मयोगी बना दिया था। एक दिन जिला अधिकारी रविंद्र अपनी पत्नी काव्या के साथ उसी जेल ढांचा होटल में पहुंचे, जिसे कभी उन्होंने एक खंडहर की तरह देखा था। वही रविंद्र जो पहले पहल अर्जुन की गौशाला का निरीक्षण करने आया था और सच्ची सेवा से प्रभावित होकर लौट गया था। पर आज वही पुरानी दीवारें नई उम्मीदों से चमक रही थीं और वहां का माहौल मानो उन्हें चुपचाप सलाम कर रहा था।